गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और अभी दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की अगली क्लास आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। और यहाँ पर जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जो और सारी क्लासेज हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। इससे पहले की क्लासेज अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आपको यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डी के, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारी क्लासेस आपको इससे पहले की जो मिल जाएंगी और उन्हें जरूर देखिए। इसके अलावा अदर दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, जिसकी साइंस है, सोशल साइंस है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, की सारी क्लासेस चल रही हैं अलग अलग समय पर। शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। तो सभी क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, उस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। जितने ज़्यादा भाई बहन हमसे साथ जुड़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर क्लासेस को और भी ज़्यादा आपके लिए सुगम बनाने का। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वीआरसी का पूरा नाम आपको यहाँ पर बता देना है। जो वीआरसी होते हैं ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, ठीक है। यहाँ तक कल आपको पढ़ा दिया था, ब्लॉक संसाधन केंद्र तक, ठीक है। यहाँ तक कल आपको बता दिया था वीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लॉक संसाधन केंद्र, ठीक है, बीआरसी, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र। यहाँ तक कल आपने पढ़ लिया था। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पर 181 नंबर का सवाल है, घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए, ठीक है। तो घर को क्या है, जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। घर का होता है जीवन की एक शाश्वत पाठशाला है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। बालक क्या है, अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है, ठीक है। और घर क्या है, जीवन की एक शाश्वत पाठशाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन, ये आपको बताना है। तो जनसंचार के साधन आपकी आकाशवाणी हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, वीसीआर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, बालक में मूल्यों के विकास हेतु जनसंचार के साधन है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप जो जनसंचार है वो आसानी से कर सकते हैं। बालक में मूल्यों का जो विकास है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर आकाशवाणी पर, ठीक है, या दूरदर्शन पर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये जनसंचार के साधन। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही आपकी ये क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, यानी कि सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगी, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसके साथ ही वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको डीएलएड की क्लासेस लगातार मिलती हैं और डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो भी आपको लगातार दी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनका समावेश करना। आपको बताइए, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग सांस्कृतिक के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सभी को, ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं और भाषाई विभिन्नताएं भी हैं हमारे देश में। तो एक सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश, सभी का एक दूसरे के साथ समावेश करना, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय एकता के लाभ बता दीजिए। राष्ट्रीय एकता के लाभ, तो राष्ट्रीय एकता के क्या लाभ हैं, भाषा विकास में सहायक है, भ्रष्टाचार का अंत होता है, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास होगा राष्ट्रीय एकता के थ्रू, और राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक है, सामाजिक प्रगति में सहायक है और राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी है। क्या सहयोगी, ये सारे राष्ट्रीय एकता के लाभ है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय एकता के लाभ है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अंतर बताइए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि विश्व का नागरिक भी है। अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है, ठीक है, ये व्यक्ति को क्या बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, कि वह केवल अपने राज्य का ही नागरिक या सदस्य नहीं है, बल्कि वह पूरे विश्व का भी एक नागरिक है। आप क्या है, आप पूरे दुनिया के एक नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने देश के नागरिक हो या राज्य के नागरिक हो, बल्कि पूरे विश्व के भी है क्या, आप नागरिक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है। इसके बाद अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए, ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख
विशेषताएं बता दीजिए। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ये मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी ने किस पर ध्यान दिया? कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर। उसके बाद आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? ठीक है, जो शिक्षण पद्धति है बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, वो यहाँ पर महात्मा गांधी के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले करके सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हस्तलिखित कार्यों में यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए उन्हें। ठीक है, यानी कि बच्चों को खुद से करके सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना चाहिए। जब कोई बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो अच्छे तरीके से सीखता है, उसके अनुभव उसके साथ उसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को करके सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको बल देना चाहिए। इसके साथ ही अनुभव से सीखना, ठीक है, जैसे कि अभी बताया, अनुभव से सीखना, बच्चे अनुभव से सीखते हैं, कहीं ना कहीं वो अनुभव करते हैं, उसके आधार पर भी वो सीखते हैं। सहसंबंध विधि, ठीक है, कोरिलेशन, सहसंबंध विधि के द्वारा भी जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो ये शिक्षण पद्धति है सारी की सारी, क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार। इसके बाद आपका अगला सवाल है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? बताइए, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? जनक हर्बर्ट हैं। कौन है? हर्बर्ट हैं, आपको याद रखना। पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट हैं। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? ये हर्बर्ट नहीं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बताइए, खेल विधि आपको पता ही होगा, खेल विधि के जनक कौन है? ठीक है, खेल विधि के जनक है फ्रॉवेल। कौन? फ्रॉवेल। और यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? ये भी आपके फ्रॉवेल है। तो ये आपको याद रखना है, किंडरगार्टन और खेल विधि के जो जनक हैं वो हैं फ्रॉवेल। ठीक है, फ्रॉवेल ये खेल विधि और किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। ठीक, इसके बाद ड्रॉप आउट बच्चे कौन से हैं? ड्रॉप आउट बच्चे भी समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन लेकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उन्हें ड्रॉप आउट बच्चे कहा जाता है, जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 193 नंबर का सवाल है। और यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, मानव की शिक्षा इस पुस्तक के रचयिता, ये एक शिक्षा, ये जो एक पुस्तक है, किताब है, मानव की शिक्षा नाम की एक किताब है, इसके राइटर कौन है? तो ये कौन है? फ्रॉवेल। कौन है इसके राइटर? फ्रॉवेल। आपको याद रखना है, मानव की शिक्षा, इस पुस्तक के राइटर कौन है? फ्रॉवेल हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन का? ये गिजुभाई बधेका ने बोला है। किसने बोला है? गिजुभाई बधेका ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन का, यानी कि बच्चों का घर कहा है। किसे? यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में स्कूल को क्या कहा है? बच्चों का विद्यालय कहा है। किसने कहा है? गिजुभाई बधेका। आपको रखना है याद, गिजुभाई बधेका। इसके बाद आपका अगला सवाल है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, जो जनसंख्या शिक्षा है इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जिस वर्ष लागू किया गया वो सन थी सन 1969। कौन सी सन थी? सन 1969, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में यहाँ पर 196 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? यानी कि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित स्तर तक सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये किस योजना के अंतर्गत संचालित किया गया? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये एक कार्यक्रम या तात्पर्य है जिसका यहाँ पर क्या है, लोगों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य की गई। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, ठीक है, सन 2009 में। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया क्वेश्चन। अगला सवाल आपका, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? ये बाल श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग ने यहाँ पर एक आयु निर्धारित की है, उस आयु से कम आयु के बच्चों को अगर घरेलू कार्यों में लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर बाल श्रम कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया कि एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? ये बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम जिसके प्रभावी कारक हैं। ठीक है, परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम जो हैं ये किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक अगर आपसे पूछता है कि बताइए शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार माध्यम, ये सारे के सारे क्या है? शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला सवाल है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना और सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी बच्चे को ये नहीं कि वो भाई तू नहीं पढ़ेगा या तू कम पढ़ेगा या तू खेलेगा नहीं, ऐसा नहीं। शैक्षिक अवसरों की समानता का सभी को अधिकार है और ये प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को मिलनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, सवाल नंबर आपको 200, प्रश्न संख्या 200 यहाँ पर ये पूछा गया, क्या पूछा जा रहा है? विद्यालय या समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। ठीक है, क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। विद्यालय या समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के, ठीक है, बिना जेंडर के, ठीक है, बिना जेंडर, तो यहाँ पर चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को बराबर काम की करने की पूरी यहाँ पर आज़ादी है। ठीक है, बिना लिंग भेदभाव के कार्य और व्यवहार करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा गया, डाइट का नाम, ये आपने कई बार पढ़ ही लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में आपका बोल देते हैं डाइट। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, डाइट की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो हिंदी में आपको लिख देना है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा आपका अगला सवाल है एनपीआरसी। ठीक है, एनपीआरसी, इसके बारे में भी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था कि व्हाट इज एनपीआरसी? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत रिसोर्सेज सेंटर। ये जब आपके अति लघु उत्तरी परिषद स्टार्ट हुए थे तो वहीं पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। अभी ये दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो आपके माइंड में ये अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे और आप फिर इन्हें भूलेंगे नहीं। इसी तरह से अब आपको रिवीजन कराई जाएगी तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप उन्हें भूलेंगे नहीं। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है और जो सचिव होता है उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। जो उससे इस ग्राम में विद्यालय होता है, जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है वो उस ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। ठीक है, तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ, ये भी आपको पढ़ा दिया। ये आपका इलाहाबाद में। राज्य हिंदी संस्थान, ये भी आपको बता दिया, ये आपका वाराणसी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी भी बताई जा चुकी है, इसलिए अब आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 209, सवाल नंबर 209, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? शिक्षा का ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो वो है आदर्शवाद। क्या है? आदर्शवाद है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय या वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वह कहलाती है आपकी प्रकृतिवाद। क्या कहलाती है? प्रकृतिवाद। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम आपका निश्चित नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है उसमें, कोई वातावरण नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई कर सकें, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? प्रकृतिवाद। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त हो रही है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ ही बहुत जल्द ही आपकी जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी 2016 से लेकर 2023 तक। ठीक है, जितने भी पेपर आए हैं सेकेंड सेमेस्टर में सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज से की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।